जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो स्पुतनिक इंडिया की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है। भारतीय वायुसेना के एयरबेस से एक ऐसे विमान को उड़ाने की तैयारी की जा रही है जो दुश्मन के रडार पे तो दिखाई नहीं देगा और जो आफ्टर बर्नर्स के बिना भी सुपरसोनिक गति से उड़ पाएगा और अपने अंदर एक बड़ी मात्रा में हथियारों को कैरी करने में सक्षम होगा। निसंदेह आप समझ गए होंगे कि मैं किस विमान की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं SU-57D वेरिएंट की, जो कि रूस का 5वीं पीढ़ी का विमान है और अब इसे भारत के काफी करीब दावा किया जाने लगा है कि आ चुका है। इतना ही नहीं, रूस ने यह भी कह दिया है कि वह भारत को 20 से 30 SU-57E सीधे सप्लाई करने के लिए तैयार है और साथ ही साथ भारत में उत्पादन लाइन स्थापित करने और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए भी वो खुद को तैयार बता रहा है। और अगर ये योजना सफल होती है तो ये भारत के रक्षा इतिहास की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक साबित हो सकती है। लेकिन क्या ये वास्तव में संभव है? क्या भारत को ये प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम इसी को विस्तार से समझेंगे। चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है और ये रिपोर्ट कहाँ से इमर्ज हुई है। हाल ही में फेडरल सर्विसेज फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन यानी FSMTC ने पुष्टि करी है कि भारत और रूस के बीच में SU-57E को लेकर के जो बातचीत है ये चल रही है और ये बातचीत एडवांस लेवल पे पहुंच चुकी है, जहां पर प्राइस, TOT और दूसरी चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है। रूस ये चाहता है कि भारत केवल ग्राहक ना बने बल्कि उत्पादन का साझेदार भी बने। रूसी अधिकारियों के अनुसार भारतीय कंपनियों को और रूसी विशेषज्ञों को एक डिटेल्ड डिस्कशन में इन्वॉल्व किया गया है ताकि जो तकनीकी स्तर पर चर्चा है उसको तेजी से पूरा किया जा सके। इस प्रस्ताव का उद्देश्य भारत में SU-57E के निर्माण के लिए आधार तैयार करना है और ये पहली बार नहीं है जब रूस भारत के साथ किसी उन्नत हथियार प्रणाली का स्थानीय उत्पादन करना चाहता है। लेकिन SU-57 का मामला थोड़ा अलग है क्योंकि ये रूस का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान है। अब अगर हम पीछे देखें तो भारत और रूस का रक्षा सहयोग दशकों से भी ज्यादा पुराना है, या यूं कह लें 6 दशकों से भी ज्यादा पुराना है। भारत ने सोवियत संघ और बाद में रूस से बड़ी मात्रा में सैन्य उपकरण खरीदे हैं। इनमें MiG-21, MiG-27, MiG-29, SU-30 MKI, T-72 टैंक, T-90 मेन बैटल टैंक, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, AK-203 राइफल शामिल हैं। भारत इस समय दुनिया का शायद एकमात्र देश है जिसने इतने बड़े पैमाने पर रूसी सैन्य प्लेटफॉर्म का लाइसेंस उत्पादन किया है। आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए SU-30 MKI भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं और यही अनुभव रूस को विश्वास दिलाता है कि भारत SU-57E जैसे जटिल विमान का उत्पादन भी कर सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह उठता है कि SU-57E आखिरकार क्या है। SU-57 रूस का पहला वास्तविक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है जो भारतीय वायुसेना को क्या वाकई ज्वाइन कर सकता है। देखिए, निसंदेह इस विमान को सुखोई कॉर्पोरेशन की तरफ से बनाया गया है और यह विमान पहली बार 2010 में उड़ान भरा था और 2020 में इसे रूसी वायुसेना में शामिल कर लिया गया। और SU-57E कह लें या डी कह लें, ये इन्हीं के निर्यात संस्करण है जो कि भारत को ध्यान में रखकर विकसित करे गए हैं। इस विमान को अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II का प्रतिद्वंदी माना जाता है, जहां पर इसमें हमें स्टेल्थ डिजाइन देखने को मिलती है। इस विमान की संरचना इस तरह से बनाई गई है कि ये रडार इसको आसानी से पहचान नहीं सकते। विशेष रडार यहाँ अब्जॉर्बिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है जिसको आप रैम पेंट भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें इंटरनल वेपन बे भी देखने को मिल जाती है ताकि जो हथियार है उनको विमान के अंदर भी रखने की सुविधा हो। इससे रडार सिग्नेचर कम होता है और यही आधुनिक स्टेल्थ विमानों की सबसे बड़ी पहचान है। SU-57 बिना आफ्टर बर्नर के सुपरसोनिक स्पीड बनाए रख सकता है। इससे ईंधन की बचत होती है और युद्ध क्षमता बढ़ती है। मनूवरबिलिटी के बारे में तो आप सब जानते हैं कि SU-57 कितना हाईली मनूवरेबल है। यह सुपर मनूवरबिलिटी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है जो कि डॉग फाइट की स्थिति में दुश्मन के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। विमान में आधुनिक ESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, सेंसर फ्यूजन तकनीक मौजूद है और रूस ने भारत को 2 स्तरों पर इसका प्रस्ताव दिया है। पहला चरण यह है कि 20 से 30 SU-57E सीधे भारत को दिए जाएं। इससे भारतीय वायुसेना को तुरंत 5वीं पीढ़ी की क्षमता मिल जाएगी। दूसरा चरण यह है कि भारत में इनका उत्पादन शुरू किया जाए। यह उत्पादन संभवतः हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक प्लांट में हो सकता है। रूस भारतीय उद्योगों की भागीदारी बढ़ाने और जो स्थानीयकरण है वो करने की बात कर रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का नासिक प्लांट दशकों से SU-30 MKI फाइटर जेट्स का निर्माण कर रहा है और यहाँ पर एक विशाल उत्पादन ढांचा मौजूद है, प्रशिक्षित इंजीनियर्स मौजूद हैं, सप्लाई चेन तैयार है, परीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं। 220 से ज्यादा SU-30 MKI पहले ही यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं।
इसीलिए SU-57E उत्पादन के लिए ये सबसे उपयुक्त स्थान रूस की नज़र में माना जाता है। स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट की बात करें तो भारतीय वायुसेना इस समय अपनी जो 42 स्क्वाड्रन की टारगेट है उसको लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन वर्तमान में ये संख्या काफी कम है। वहीं दूसरी तरफ चीन इस समय अब तेजी से अपने जो स्टेल्थ फाइटर्स की संख्या है वो बढ़ा रहा है, और चीन के ही आशीर्वाद से आज नहीं तो कल पाकिस्तान को FGFA का जो एक्सेस है वो मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में भारत के सामने चुनौती ये है कि वो जल्दी से जल्दी 5वीं पीढ़ी की क्षमता हासिल करे। निसंदेह एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर दिया गया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि एमका को आने में अभी 2035 तक का समय लगेगा, वो भी तब जब हम अपने पूरी टाइमलाइन पे बने रहते हैं। इसीलिए SU-57 को एक आंतरिक समाधान के रूप में देखा जा सकता है। अब हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर इंडियन एयरफोर्स के वरिष्ठ योजनाकारों ने कहा था कि SU-57 की डील अगर होती है तो एमका को यहाँ पर नुकसान हो सकता है। देखिए, समर्थकों का कहना है कि भारत को स्टेल्थ तकनीक का अनुभव मिलेगा, उत्पादन कौशल बढ़ेगा, इंजीनियरों को वास्तविक 5वीं पीढ़ी के प्लेटफॉर्म पर काम करने का अवसर मिलेगा और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का विकास तेज हो सकता है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि संसाधन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से हट सकते हैं और जो विदेशी प्लेटफॉर्म पर निर्भरता है वो बढ़ सकती है और तकनीकी हस्तांतरण यहाँ पर सीमित रह सकता है। और यही फैसला काफ़ी सावधानी से लेना होगा कि हम भविष्य में अपने किसी भी इंडिजिनस प्रोग्राम को बिना कह सकते हैं नुकसान पहुंचाए अपने ज़रूरतों को भी पूरा कर लें और उससे जो हमारे इंडिजिनस प्रोग्राम है उन्हें कोई खास नुकसान भी ना हो। स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया कि इस डील का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जो कि भारत को काफी अट्रैक्ट कर रहा है, वो है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। भारत यहाँ पर स्टेल्थ सामग्री, एवियोनिक्स, इंजन तकनीक, रेडार तकनीक, इंटरनल वेपन बे तकनीक, इन सब में भारत का जो इस समय इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। और अगर इनमें से अधिकांश तकनीक भारत को मिलती है तो निस्संदेह ये गेम चेंजर होने वाला है। लेकिन अगर केवल असेंबली लाइन स्थापित होती है तो लाभ सीमित रहेगा। तो मेक इन इंडिया को फ़ायदा अगर बात किया जाए तो इसका मेक इन इंडिया को फ़ायदा तभी होगा जब इनका निर्माण भारत में होगा। अगर ये भारत में बनता है तो हजारों हाईटेक नौकरियां पैदा होंगी, निजी उद्योगों को बड़े ऑर्डर मिलेंगे, भारतीय सप्लाई चेन मजबूत होगी और रक्षा निर्यात की क्षमता बढ़ेगी। वहीं एरोस्पेस सेक्टर को नई दिशा मिलेगी। तो यहाँ पर क्या डील फाइनलाइज होने वाली है? तो दोस्तों, इस समय SU-57 का भारत में उत्पादन केवल एक फाइटर जेट की डील नहीं होगी, बल्कि ये भारत की रक्षा नीति, आत्मनिर्भरता, एरोस्पेस उद्योग और एमका के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यदि भारत को वास्तविक तकनीकी ट्रांसफर मिलता है तो फिर ये परियोजना भारत के रक्षा उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक परियोजना साबित हो सकती है। लेकिन अगर केवल स्क्रू ड्राइवर असेंबली तक मामला सीमित रहता है तो इसका लाभ नहीं बल्कि हानि ज़्यादा होगी। फिलहाल बातचीत अंतिम दौर पे है और अभी निर्णय क्या होता है उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना निश्चित है कि आने वाले महीनों में SU-57E और एमका को लेकर होने वाले जो बड़े निर्णय हैं ये भारतीय वायुसेना का भविष्य तय करने वाले हैं और यही से निर्धारित हो जाएगा कि हम टारगेट को कब तक अचीव करेंगे, हमारी फ्यूचर की स्ट्रेटजी क्या होगी और हम प्लानिंग किस हिसाब से कर रहे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।